संस्कृति आईएएस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास के अंतर्गत हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। हमने बलबन तक पढ़ लिया था, उसके आगे हम आज अध्ययन करेंगे यानी खिलजी एंड अनवर्ड्स। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कंपटीशन, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो चाहे सिविल एग्ज़ाम हो, उन सब की बेस के रूप में एनसीईआरटी को लिया जाता है। इसलिए आपकी जो ये क्लासेस हैं वो पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड संचालित हैं। ठीक है, और इसी के आधार पर आपसे जो है पूरा एनसीईआरटी के को ही आधार बनाकर आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो हेडिंग डालिए खिलजी वंश। तो देखिए, खिलजी जो है बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद के पुत्रों के दावों को खारिज कर स्वयं सत्ता पर काबिज हो गया। ठीक है, इल्तुतमिश ने जिस व्यवस्था को शुरू किया था वो नासिरुद्दीन महमूद तक आते आते समाप्त हो गया। ठीक है, और बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की। अंतिम जो है इलवारी तुर्क या मामलुक वंश का जो अंतिम शासक था वो था नासिरुद्दीन महमूद। तो इसके बाद जो है बलबन ने उसे हटाकर स्वयं सत्ता प्राप्त कर लिया। तो इससे एक मैसेज गया, इससे जो है एक संदेश ये गया कि कोई भी सेना नायक अगर ताकतवर है, ठीक है, तो वो राजवंश के शहजादों को हटाकर स्वयं शासक बन सकता है, सिवाय अमीरों और सेना का उसे पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। ठीक है, तो ये एक दूसरी तरह की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत देखी गई कि कोई भी सेनानायक शासक बन सकता है यदि वो ताकतवर है, अमीरों का और सेना का उसे समर्थन प्राप्त है, तो वो शहजादों को जो परंपरागत वंशानुगत पर आधारित व्यवस्था है उसे दरकिनार कर, उसे हटाकर वो शासक बन सकता है। ठीक है, इसी क्रम में हमने देखा कि अमीरों की एक गुट ने 1290 ईस्वी में बलबन के अयोग्य उत्तराधिकारी, ठीक है, क्यूमर्स, कैकुबाद और क्यूमर्स, ठीक है, अंतिम क्यूमर्स है, उनको हटाकर जलालुद्दीन खिलजी को गद्दी पर बैठाया। ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी अंतिम जो बलबन के कुल का अंतिम शासक था क्यूमर्स, उसे जो है अमीरों के गुट ने 1290 ईस्वी में हटाकर जलालुद्दीन खिलजी को गद्दी पर बिठाया। तो इस तरीके से खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। खिलजी तुर्क थे, ये बात ध्यान रखना, लेकिन इलबारी तुर्क नहीं थे। ठीक है, ये एक तरीके से निम्न तुर्कों में निम्न स्थिति के थे खिलजी। ठीक है, दरअसल अफगानिस्तान में हेलमंद नदी घाटी को खिलजी नाम से पुकारा जाता था, वहीं के ये लोग रहने वाले थे। ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि खिलजी तुर्क थे लेकिन इलबारी तुर्क नहीं थे। अफगानिस्तान में हेलमंद नदी है, हेलमंद नदी घाटी को खिलजी नाम से पुकारा जाता था, मतलब वहीं के आसपास के ये रहने वाले थे, तो ये खिलजी कहलाए। ठीक है, तो आगे चले, अब देखते हैं इतिहास में खिलजी क्रांति क्या है। तो खिलजियों ने सत्ता कैसे प्राप्त की? शक्ति के आधार पर, अमीरों के समर्थन से इन्होंने बलबन वंश के अंतिम जो शासक है क्यूमर्स, उसको हटाकर स्वयं सत्तासीन हो गए। तो खिलजियों ने सत्ता प्राप्त की थी शक्ति के आधार पर, और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत देखेंगे शक्ति ही सत्ता का आधार होती है। ठीक है, तो इसे ही खिलजी क्रांति के रूप में जाना जाता है कि सत्ता शक्ति के बल पर प्राप्त की जाती है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, ये निम्न वर्ग के मुसलमानों का उच्च वर्ग के मुसलमानों के विरुद्ध विद्रोह था। ठीक है, यानी निम्न वर्ग के मुसलमानों का उच्च वर्ग के मुसलमानों के विरुद्ध विद्रोह था। इलबारी तुर्क थे, वो उच्च कुल के मुसलमान थे, और निम्न वर्ग के मुसलमान हैं। निम्न वर्ग के मुसलमान मतलब खिलजी निम्न वर्ग के मुसलमान माने जाते हैं। तो खिलजियों का सत्ता प्राप्त करना अर्थात निम्न वर्ग के मुसलमानों का उच्च वर्ग के मुसलमानों के विरुद्ध एक प्रकार का विद्रोह था। ठीक है, तीसरी बात कि तुर्की नस्लवाद की नीति पर चोट की। तुर्कों ने नस्लवाद की नीति पर बहुत ज़्यादा बल दिया। बलबन ने तो यहाँ तक कहा कि जब भी मैं किसी नीच कुल में उत्पन्न व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरा हाथ अनायास ही तलवार की मूठ पे चला जाता है। ठीक है,
इन्होंने नस्लवाद को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया था। तो तुर्की नस्लवाद पर खिलजियों ने छूट की, भारतीय मुसलमानों को भी उच्च पद दिए। ठीक है, इसे ही इतिहास में खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। पहला कि सत्ता का आधार शक्ति है। ठीक है, दूसरा कि निम्न वर्ग के जो मुसलमान हैं, तुर्की मुसलमान हैं, उनका उच्च वर्ग के मुसलमान जो इल्बारी तुर्क हैं उनके विरुद्ध विद्रोह था। तीसरा कि जो तुर्की नस्लवाद है उस पर इन्होंने चोट किया खिलजियों ने, और भारतीय मुसलमान जिन्हें बहुत ही निम्न स्तर का माना जाता था उनको भी खिलजियों ने योग्यता के आधार पर उच्च पद प्रदान किया। ठीक है, आगे चले। अब देखिए जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, तो 1290 से 1296 6 साल इनका शासन रहा। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का जो टाइम पीरियड है शासन करने का वो था 1290 से 1296 ईस्वी। ठीक है, 6 साल इन्होंने शासन किया। ये इस खिलजी वंश के संस्थापक हैं, वयोवृद्ध हैं, विचार में समझौतावादी हैं, और यही कारण है कि बहुत रेडिकल इन्होंने कदम नहीं उठाया, और इन्होंने जो अपनी नीति अपनाई वो एक तरीके से समझौतावादी नीति थी। उस समय विद्रोह भी इनके समय में कुछ हुए, जैसे कड़ा मानिकपुर में मलिक छज्जू का विद्रोह था जिसे इन्होंने माफ़ कर दिया। इनके ही दामाद और भतीजे भी कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने कि इनसे बिना पूछे दक्षिण भारत का अभियान किया था, देवगिरी का अभियान, और उसमें उसने अकूत धन संपदा लूटी थी। वो लेकर कड़ा मानिकपुर आ जाता है। उस संपदा को प्राप्त करने के लिए जलालुद्दीन खिलजी उससे कड़ा मानिकपुर मिलने जाते हैं, सोचते हैं कि तो अपना ही है, और उसी समय धोखे से जलालुद्दीन की हत्या कर दी जाती है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, और फिर जलालुद्दीन के शासन का अंत हो जाता है। तो इनके समय में कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही है। इनका जो शासन था खिलजी वंश के स्थापना के रूप में जाना जाता है, समझौतावादी था। ठीक है, चूँकि उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति में समझौतावादी प्रवृत्ति का विकास होता है, तो इनका जो है शासन समझौतावादी था। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी ने सिर्फ 6 साल तक शासन किया। ठीक है, 1290 से 1296 ईस्वी इनका टाइम पीरियड रहा शासन करने का। ठीक है, इसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य को शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। राज्य को शासितों मतलब प्रजा, ठीक है, शासक और शासित, एक राज्य में दो ही प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, एक वर्ग शासक है, दूसरा वर्ग शासित है। तो राज्य को शासितों की इच्छा के अनुसार शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, उसने सहिष्णुता का व्यवहार करने और कड़ी सजाओं का सहारा न लेने की नीति अपनाकर अमीरों की सद्भावना भी प्राप्त करने की कोशिश की। दरअसल अमीरों के समर्थन से ही इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना किया है, और इसके लिए जो है इन्होंने अमीरों के साथ सद्भावनापूर्ण नीति अपनाई। तो सहिष्णुता का व्यवहार किया, कड़ी सजाओं का सहारा नहीं लेना, जैसे कि मैंने कहा कि कड़ा मानिकपुर में इन्हीं के सूबेदार मलिक छज्जू ने विद्रोह किया था जिसे जलालुद्दीन ने माफ़ कर दिया था। तो कड़ी नीति का सहारा न लेने की नीति अपनाकर अमीरों की सद्भावना को प्राप्त करने की कोशिश इनके द्वारा की गई। ठीक है, तो जलालुद्दीन का जो टाइम पीरियड है ना, वो एक तरीके से खिलजी वंश की स्थापना तक ही था। इन्हीं के समय में इनके जो भतीजा है, इनका दामाद भी था अलाउद्दीन खिलजी, उसने देवगिरी दक्षिण अभियान किया था इनसे बिना पूछे, और वहां से उसने अकूत संपत्ति प्राप्त की थी देवगिरी से। उसको लेकर कड़ा मानिकपुर आता है, और फिर उसे प्राप्त करने के लिए जलालुद्दीन जाते हैं, जहां धोखे से उनकी हत्या कर दी जाती है। और फिर अगला शासक जो है खिलजी वंश का, जो कि पूरे दिल्ली सल्तनत का कह लीजिए एक महत्वपूर्ण शासक है, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, सत्तासीन होता है, और 1296 से 1316 ईस्वी तक वो शासन करता है। उसकी नीतियाँ बड़ी रेडिकल थीं अलाउद्दीन की, और एक तरीके से उसने साम्राज्य को एक मजबूत आधार प्रदान किया, जो कि आगे के शासकों के लिए वो एक मॉडल बना। ठीक है, जैसे उसकी भू राजस्व नीति वगैरह जो थी वो शेरशाह और अकबर की नीतियों में भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अगला जो महत्वपूर्ण शासक है खिलजी वंश का वो है
अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड क्या है? 1296 से 1316 ईस्वी, ठीक है। अलाउद्दीन ने अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन को धोखे से मारकर गद्दी प्राप्त की, ठीक है। अलाउद्दीन ने अपने चाचा और ससुर, चाचा मतलब भतीजा भी था और दामाद भी था जलालुद्दीन का, उनको जो है मारकर, धोखे से मारकर गद्दी प्राप्त की थी। और वो धोखा क्या था कि अवध का सूबेदार, अवध के सूबेदार की हैसियत से अलाउद्दीन ने देवगिरी का अभियान किया था। देवगिरी पर आक्रमण करके अकूत संपत्ति प्राप्त कर ली थी। इसी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए जलालुद्दीन कड़ा गया, ठीक है, जहां उसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। जलालुद्दीन के शासनकाल में अलाउद्दीन ने दक्षिण अभियान किया देवगिरी का, और वहां का शासक रामचंद्र देव था, और वहां उसको पराजित करके उसने अकूत संपदा प्राप्त की, जिससे उसके अंदर शासक बनने और महत्वाकांक्षा भी जागृत हुई। उसे लेकर वो कड़ा मानिकपुर आया। जलालुद्दीन सोचा कि है तो अपना ही भतीजा और दामाद, तो अकेले गया उससे मिलने और सोचा कि जो है मिल के वो जो अकूत संपत्ति है उसे राज्य के लिए जो है हस्तगत कर लिया जाए। लेकिन धोखे से अलाउद्दीन ने उसकी हत्या कर दी। जिस समय अलाउद्दीन ने दक्षिण में देवगिरी अभियान किया था, उस समय वह अवध का सूबेदार था। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अलाउद्दीन को कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा, जिसका कठोरता एवं निष्ठुरता पूर्वक दमन कर दिया गया। उसने दमन कर दिया, ठीक है। अलाउद्दीन के समय में कई विद्रोह हुए, लेकिन अलाउद्दीन ने उन विद्रोहों का कठोरता और निष्ठुरता पूर्वक दमन कर दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। आगे चले। अलाउद्दीन ने अमीरों को, चूंकि कई विद्रोह हुए, विद्रोह अमीरों द्वारा किए जा रहे थे, तो अमीरों को अपने खिलाफ साजिश करने से रोकने के लिए उसने कुछ नियम बनाए। जैसे उनको भोजन और उत्सवों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। जो सामूहिक भोजन और उत्सव उनके द्वारा किया जाता था, उस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। किसने? अलाउद्दीन ने। जिससे कि होता क्या है ना, सामूहिक खान पान और सामूहिक उत्सवों पे क्या होता है, एक दूसरे से लोग मिलते हैं और फिर वहाँ षड्यंत्रकारी प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं, ठीक है। तो इस पर अलाउद्दीन ने प्रतिबंध आरोपित किया। सुल्तान की अनुमति के बिना आपस में वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। अमीर आपस में वैवाहिक संबंध नहीं करेंगे जब तक सुल्तान उसकी अनुमति नहीं देगा। रिश्तेदार बन जाएंगे और रिश्तेदार बन के गुटबाजी करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को रोकने के लिए उसने वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। शराब एवं नशीलों पदार्थों के सेवन पर रोक लगा दिया, ठीक है। शराब, नशीले पदार्थों के सेवन, ये सब जो है नहीं करना है, तो इस पर भी उसने प्रतिबंध लगाया। और इसके माध्यम से उसने जो है अपने विरुद्ध हो रहे विद्रोहों पर अंकुश लगाने की कोशिश की। साथ ही उसने एक सक्षम गुप्तचर प्रणाली भी स्थापित की, ठीक है, बरीद और मुनिहान। और ये गुप्तचर साम्राज्य में जो भी चीजें घटना हो रही हैं वो सारी बातें लाकर अलाउद्दीन को बताते थे, ठीक है। तो एक सक्षम गुप्तचर प्रणाली की भी इसने स्थापना की, ठीक। आगे चलें। अब अलाउद्दीन के अभियान, तो उत्तर भारत का भी अभियान अलाउद्दीन ने किया, दक्षिण भारत पे भी इसने आक्रमण किया, दक्षिण भारत का भी अभियान किया। तो उत्तर भारत का जो अभियान है अलाउद्दीन खिलजी का, वो समुद्रगुप्त के ग्रहण मोक्षानुग्रह की इससे है, जो है राजप्रबोधकरण की नीति के समतुल्य है। यानी जिस तरीके से समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत का अभियान करके एक बड़े क्षेत्र को सल्तनत के अंतर्गत शामिल कर लिया था, वैसे ही अलाउद्दीन ने भी उत्तर भारत का अभियान करके उसको अपने साम्राज्य के अंतर्गत शामिल कर लिया था। जबकि दक्षिण भारत में के अंतर्गत उसने एक बड़े क्षेत्र को विजिट करके केवल उनसे कर आदि केवल प्राप्त किया। ग्रहण मोक्षानुग्रह, जो समुद्रगुप्त की ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति कहलाती है, उसके समतुल्य है। तो इसके जो उत्तर और दक्षिण भारत के अभियान हैं वो प्राचीन भारतीय इतिहास के समुद्रगुप्त के उत्तर और दक्षिण भारत के अभियान से समतुल्य, मतलब उसी नीति पर के अनुसरण या उसी नीति पर आधारित प्रतीत होते हैं, ठीक है। तो उत्तर भारत का अभियान करके उसने प्रत्यक्ष विलय की नीति अपनाई, उत्तर भारत के संदर्भ में प्रत्यक्ष विलय की नीति अपनाई। साथ ही दक्षिण भारत के संदर्भ में उसने राज्यों को पराजित करके केवल कर आदि प्राप्त किया, ठीक है। क्लियर है यहां तक?
अब कुछ महत्वपूर्ण उत्तर भारतीय अभियान है। तो अब देखिए, जैसे गुजरात का अभियान है, तो 1298 ईस्वी में उसने गुजरात का अभियान किया। यहाँ का शासक कर्ण द्वितीय था और मलिक काफूर यहीं से, उसके जो एक सरदार है अलाउद्दीन का, उसने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। ये ध्यान रखना, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं। अपने गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन का जो सेनापति था नुसरत खान, उसने जो है 1000 दिनार में मलिक काफूर को गुजरात अभियान के दौरान खरीदा था। इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। रणथंभौर 1301 ईस्वी में अभियान करता है। चित्तौड़ का अभियान 1303 में उसने किया था। वहां का शासक रतन सिंह है और पद्मावती, रानी पद्मावती की कहानी यहीं से संबंधित है। ठीक है। कहा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ लिखा पद्मावत, उसमें इस बात का उल्लेख है। ठीक है, कि रतन सिंह की पत्नी पद्मावती अद्भुत सुंदर महिला थी और उसकी सुंदरता की चर्चा या उसकी जो सुंदरता की बात थी वो अलाउद्दीन तक पहुंची। उसी से प्रेरित होकर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का अभियान किया। ठीक है। रतन सिंह जो कि उस समय वहाँ का शासक था, पद्मावती का पति भी था, उसने जो है उस अभियान का सामना किया और फिर जो है जैसे ही उसमें एक समझौता का भी पॉइंट आया, तो पहले तो रतन सिंह इस बात के लिए तैयार नहीं था कि वो पद्मावती को किसी सूरत में अलाउद्दीन खिलजी को दिखाए। अलाउद्दीन कहता था कि मतलब एक बार पद्मावती की एक झलक मैं देख लूं तो वापस चला जाऊंगा। इसके लिए रतन सिंह शुरुआत में तैयार नहीं थे। बाद में उसने कहा कि पानी में ही एक बार उनका हमें दिखा दिया जाए चेहरा, मैं वापस लौट जाऊंगा। किसी तरीके से सहमति बन गई, लेकिन जब उसने पद्मावती को देखा तो पद्मावती को पाने की लालसा उसकी तीव्र हो गई और इसी मुद्दे पर एक युद्ध हुआ जिसमें जो है चित्तौड़ रतन सिंह पराजित हुए। पद्मावती को जो है प्राप्त करने की अलाउद्दीन की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि राजपूत महिलाओं ने पद्मावती के नेतृत्व में जौहर का पालन कर लिया। ठीक है। तो ये इतिहास में एक घटना है। और फिर वापस लौटते समय अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया। ठीक है। तो चित्तौड़ का नाम उसने खिजराबाद रख दिया। उसका बड़ा पुत्र है खिज्र खां, उसी के नाम पे खिजराबाद, ठीक है, रख दिया। मालवा का अभियान है 1305 में करता है। शिवाल का अभियान 1308 में करता है। जालौर का अभियान 1311 में करता है। ठीक है। तो ये उत्तर भारत के अभियान हैं, इनको प्रत्यक्ष रूप से उसने अपने साम्राज्य के अंतर्गत शामिल किया। ठीक है। दक्षिण भारत के जो अभियान है, जो पराजित करके केवल उनसे कर प्राप्त किया, तो दक्षिण भारत का जितना भी अभियान है वो मलिक काफूर के नेतृत्व में किया गया। ठीक है। मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत का अभियान किया गया। देवगिरी का अभियान है 1307 ईस्वी में हुआ। वारंगल का अभियान 1309 ईस्वी में हुआ है। होयसल 1310 में और पांडे 1311 ईस्वी में। ये दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया, जिसे गुजरात अभियान के दौरान 1000 दिनार में उसके एक सेनापति नुसरत खान ने खरीदा था। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूछे भी जाते हैं परीक्षा में अक्सर अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन ने एक ठीक ठाक सल्तनत का विस्तार किया, एक साम्राज्यवादी शासक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। आगे चलें। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की एक महत्वपूर्ण नीति है इतिहास में, जिसे हम कहते हैं बाजार नियंत्रण नीति। ठीक है। भारतीय मध्यकालीन भारत के इतिहास में इस तरह की नीति अपनाने वाला अलाउद्दीन खिलजी अपने समय का पहला शासक था। ठीक है। तो बाजार में वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए गए। जो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति थी, उसमें जो है बाजार में वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए गए कि अगर कोई वस्तु है, गेहूं है तो इतने ही जीतल में मिलेगा, चावल है इतने ही, ये वस्त्र वो चीज इतने ही। तो उस वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए गए, निश्चित कर दिए गए। ठीक। इसका उद्देश्य क्या था? बाजार नियंत्रण नीति का उद्देश्य क्या था? तो सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ठीक है।
अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की नीति का जो उद्देश्य है वो है सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ठीक है, ध्यान रखना। कहाँ लागू थी? तो ये दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में लागू थी। अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था है वो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में लागू थी, ये ध्यान रखना। 3 प्रकार के बाजार स्थापित किए गए इसके तहत। 3 प्रकार के बाजार थे, ठीक है। वो है, एक खाद्यान्नों के लिए, दूसरा कीमती वस्त्रों के लिए, तीसरा घोड़ों, गुलामों और मवेशियों के लिए। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के बाजार इसके अंतर्गत स्थापित किया गया और प्रत्येक बाजार एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में होता था जिसे शहना कहा जाता था। यानी ये जो 3 बाजार है ना, वो बाजार एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में होता था और उस अधिकारी को शहना नाम से जाना जाता था। ठीक है, वह व्यापारी क्या करता था कि एक पंजिका रखता था और दुकानदारों तथा कीमतों पर कड़ी निगाह रखता था। ठीक है, मतलब एक विवरण रखने के लिए दुकानदारों एक पंजिका बनाता था, उसमें बकायदा वो विवरण रखता था, दुकानदारों पर भी नियंत्रण रखता था, कीमतों पर भी ध्यान रखता था, कड़ी निगाह रखता था कि कहीं ऐसा ना हो कि कीमतों में वृद्धि कर दिया जाए, मुनाफा कमाया जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण नीति है और इसीलिए अलाउद्दीन को मध्यकालीन अर्थशास्त्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसमें इसने जो है वस्तुओं के मूल्य को क्या कर दिया, एकदम स्थिर कर दिया और इसका उद्देश्य था सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। दरअसल अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने केंद्र में एक बड़ी और वेतन भोगी सेना रखी थी और वेतन भोगी सेना रखी थी। ठीक है, पहला सुल्तान था और इस सेना के लिए, ठीक है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया, वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए, क्योंकि इन्हें भी तो एक निश्चित वेतन मिल रहा है और उस वेतन में इनकी अपनी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, इसके लिए आवश्यक था कि वस्तुओं की कीमतों को स्थायी नियंत्रित कर दिया जाए। ठीक है, उसमें इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की स्थिति न जनरेट होने पाए। ठीक है, तो इसका उद्देश्य था सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ठीक है, कहाँ लागू थी? तो चूंकि दिल्ली केंद्र था तो दिल्ली और आसपास के ही क्षेत्रों में लागू थी। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 प्रकार के बाजार स्थापित किए गए, एक खाद्यान्न के लिए, दूसरा कीमती वस्त्र के लिए और तीसरा घोड़ों, गुलाम और मवेशी के लिए। ठीक है, प्रत्येक बाजार एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में होता था और उस उच्च अधिकारी का जो होता था पद, उसे सहना कहा जाता था, शहना, जिसका वह व्यापारियों की एक पंजिका रखता है, दुकानदारों और वस्तुओं की कीमतों पर कड़ी निगाह रखता है, नियंत्रण स्थापित करता है। ठीक है, तो अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखना आप लोग। अब देखिए अलाउद्दीन की कृषि संबंधी नीति, कृषि के क्षेत्र में भी इसने कई सुधार किए। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है कृषि नीति का? तो इसका उद्देश्य है राज्य की आय में वृद्धि करना, साम्राज्य की राजकीय आय में वृद्धि करना, मध्यस्थों का अंत कर धन के संकेंद्रण को रोकना। तो मध्यस्थ कौन है? तो खुद हैं, मुकद्दम हैं, चौधरी हैं, ये राजस्व वसूलने के कार्य से जुड़े हुए लोग हैं। तो इनका अंत कर, ठीक है, और धन के संकेंद्रण को रोकना, क्योंकि अगर इनके पास धन का संकेंद्रण होगा तो ये विद्रोही स्वभाव के हो जाएंगे, तो इस धन के संकेंद्रण को रोकना उसका उद्देश्य था। ठीक है, तो खुद मुकद्दम चौधरी, मध्यस्थों का अंत कर धन के संकेंद्रण को रोकना इसने अपना उद्देश्य बनाया। ठीक है, कार्य क्या है? तो इसके अंतर्गत ये प्रथम दिल्ली का सुल्तान था जिसने भूमि की माप कर भू राजस्व का निर्धारण किया। ठीक है, भू राजस्व का निर्धारण करता है। ठीक है, भूमि की माप कराकर भू राजस्व का निर्धारण किया। ठीक है, तो पहली बात। दूसरा,
भू राजस्व की दर उत्पादन का कितना 50% निर्धारित किया। यानी भू राजस्व जो था वो कुल उत्पादन का 50% था। ठीक है। खुद मुकद्दम चौधरी जैसे मध्यस्थों का अंत कर राजकीय अधिकारियों के माध्यम से कर वसूला। ठीक है। इन मध्यस्थों, इनके माध्यम से जो कर वसूला जाता था उस व्यवस्था को उसने समाप्त किया और राजकीय अधिकारियों के माध्यम से उसने कर वसूलने की व्यवस्था की। ठीक है। मिल्क यानी राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति को मिल्क कहते हैं। वक्फ यानी धर्म की सेवा के आधार पर प्राप्त भूमि, ये अनुदान वाला भूमि है। इदरात यानी पेंशन के रूप में प्राप्त भूमि, इनको जब्त कर खालिसा भूमि में बदल दिया गया। यानी अनुदान के रूप में जो भूमि दी जाती थी, मिल्क, वक्फ और इदरात, उनको जब्त कर लिया गया और उनको खालिसा भूमि अर्थात सरकारी भूमि में तब्दील कर दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। अलाउद्दीन के भूमि सुधार शेरशाह और अकबर के भूमि सुधारों का आधार बनी। ठीक है, यानी इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि ये केवल उसी काल तक नहीं बल्कि आगे के शासकों का भी के लिए भी क्या बना, आधार बना। तो ये ध्यान रखना। तो कृषि संबंधी नीति का उद्देश्य था राज्य की आय में वृद्धि करना, मध्यस्थों का अंत कर, खुद मुकद्दम चौधरी का अंत कर, धन के संकेंद्रण को रोकना। ठीक है, इसके लिए उसने कदम क्या उठाए, तो प्रथम दिल्ली का सुल्तान है जिसने पूरी भूमि की पैमाइश कराई, माप कराई और उसके आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया। ठीक है, भू राजस्व कुल उत्पादन का 50% निर्धारित किया। खुद मुकद्दम चौधरी जैसे मध्यस्थों का अंत कर राजकीय अधिकारियों के माध्यम से उसने कर वसूलने की प्रथा चलाई, यानी कर वसूला। अनुदान में जो भूमि दी जाती थी, जैसे मिल्क राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि संपत्ति, वक्फ धार्मिक मामलों में के लिए दिया गया भूमि का टुकड़ा, इदरात पेंशन के रूप में दिया गया, इन सारी भूमि को उसने जब्त कर लिया और इसके बदले जो है इनको जब्त कर खालिसा भूमि में तब्दील कर लिया। खालिसा मतलब सरकारी भूमि में, तो सरकारी क्षेत्र का रकबा बढ़ा तो राज्य की आय बढ़ी। ठीक है, अलाउद्दीन के भूमि सुधार इतने महत्वपूर्ण हो गए, इतने प्रभावशाली हुए कि आगे शेरशाह और अकबर, जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक महान शासक के रूप में जाने जाएंगे, उनके भूमि सुधारों का ये आधार बना। ठीक है, आगे चलें। अब अगला जो महत्वपूर्ण शासक है उसका नाम है शिहाबुद्दीन उमर। शिहाबुद्दीन उमर का संरक्षक मलिक काफूर बना, लेकिन इससे क्या था कि उस समय के अमीरों में और राज दरबार के अंतर्गत बहुत सारा गुटबाजी था, गुटबंदी था, क्योंकि बहुत लोग असंतुष्ट थे अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों से। उलेमा वर्ग भी असंतुष्ट था क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने या खिलजियों ने धर्म को राजनीति से पृथक्कृत करने का प्रयास किया, अलग करने का प्रयास किया। एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने कहा भी था, मौलाना मुगीसुद्दीन, मैं नहीं जानता कि शरा और शरीयत क्या है, मैं वही करता हूँ जो राज्य के हित में है। मतलब मुझे शरा और शरीयत से कुछ लेना देना नहीं है, मैं वही करता हूँ जो राज्य के हित में है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रति जो है अमीरों में असंतुष्टि है, उलेमाओं में है, तो एक दरबारी गुटबाजी भी है। तो मलिक काफूर के संरक्षण में शिहाबुद्दीन उमर को शासक बनाया गया, लेकिन मुबारक खिलजी ने इसे मरवा दिया। ठीक है, और बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी स्वयं गद्दी पर बैठता है। तो इसने अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में जो सुधार किए गए, जैसे भूमि और बाजार संबंधी विनियम, इनको इसने इसका अंत कर दिया। ठीक है, यानी अमीरों को खुश करने का प्रयास किया तो उसका अंत कर दिया। और मुबारक खिलजी की जो नीति थी वो क्षमा करो और भूल जाओ की थी। ठीक है, नेक्स्ट है नासरुद्दीन खुसरो। ये ध्यान रखना आप, नासरुद्दीन खुसरो ये एक तरीके से खिलजी वंश का अंतिम शासक होगा। हिंदू धर्म से परिवर्तित कन्वर्टेड मुसलमान है, तो इसको तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा और इसी में गयासुद्दीन तुगलक ने इसे पराजित कर मार डाला और तुगलक वंश की स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, आगे चलें। अब देखते हैं तुगलक वंश। तो गयासुद्दीन तुगलक वंश की स्थापना किया। अंतिम खिलजी शासक नासरुद्दीन खुसरो की हत्या करके इसने तुगलक वंश की स्थापना की। ठीक है,
तो तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी तक है। दिल्ली सल्तनत का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अंतिम महत्वपूर्ण राजवंश है तुगलक वंश। ठीक है, तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, तुगलक वंश में 3 महत्वपूर्ण सुल्तान हुए, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण सुल्तान हैं जो कि इस तुगलक वंश के अंतर्गत हुए, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक है। दूसरा महत्वपूर्ण सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक एक विस्तृत क्षेत्र पर इसने शासन किया। लेकिन इसका शासनकाल विद्रोहों और अशांति का काल था। इसने बहुत सारे प्रयोग किए, राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए इसने बहुत सारा प्रयोग किया, लेकिन उसके सारे प्रयोग विफल रहते हैं। यही कारण है कि बहुत से इतिहासकार, कुछ समकालीन इतिहासकारों द्वारा भी इसकी गंभीर आलोचना की गई और कहा गया कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन के अंश विद्यमान हैं, मोहम्मद बिन तुगलक में विरोधाभासी गुण विद्यमान हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारा इसके ऊपर आरोप लगाया गया और फिर कहीं ना कहीं जो है इसकी आलोचना की गई। मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों का परिणाम था कि इसके काल में ही जो सल्तनत का साम्राज्य था वो विघटित होना शुरू होता है। समझ रहे हैं? दक्षिण भारत के अंतर्गत आप देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होगी हरिहर और बुक्का के नेतृत्व में। उसी के आसपास बहमनी साम्राज्य की स्थापना भी दक्षिण भारत के अंतर्गत होगी। तो एक तरीके से जो सल्तनत काल के विघटन की परंपरा है वो मोहम्मद बिन तुगलक के ही काल में शुरू भी हो जाती है। ठीक है, जो फिरोज तुगलक के काल में और तीव्र हो जाएगी। समझ रहे हैं? और चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों से समाज में एक बड़े वर्ग में, जैसे अमीर उलेमा ये सब नाराज थे, वैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक की जो नीतियां थीं उससे उस समय के जो समाज में वर्ग थे, जैसे अमीर उलेमा, ये सब भी खासा नाराज थे और सेना में भी काफ़ी नाराज़गी थी। कारण ये था कि सेना को एक जगह से दूसरे जगह पर भाग भाग जाना पड़ता था, विद्रोह का दमन करना पड़ता था। और एक बार तो सेना में प्लेग फैल गया और सेना में प्लेग फैलने से 2/3 सेना मर खप गई। उसने कराची अभियान बनाया था, उसकी जो है कराची अभियान विफल रहा, जिसमें एक बड़ी सेना उसी में मर खप गई। तो सेना में भी असंतोष था। इन सभी वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया। उसने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। ठीक है, और सभी वर्गों को, अमीरों के संदर्भ में अलग नीति अपनाई, मतलब वंशानुगत, सेना को वंशानुगत कर दिया, सेना में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। समझ रहे हैं? उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया, अपने को खुद सच्चा मुसलमान सिद्ध करने का। चूंकि फिरोज शाह तुगलक एक हिंदू माता से उत्पन्न संतान था, तो उसे शासक की जो वैधता, इस्लाम का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपने को उसको कट्टरता भी दिखानी पड़ी। तो उसकी नीतियों का ये परिणाम हुआ। तात्कालिक रूप से तो मतलब कुछ हद तक ठीक था, लेकिन वो सल्तनत के विघटन को रोक नहीं पाया। और फिर जैसे ही उसके शासन का अंत हुआ, सल्तनत ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण शासक हैं तुगलक वंश के। और इसी वंश के बाद जो है एक तरीके से आप देखेंगे कि सल्तनत का भी विघटन हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो टाइम पीरियड है वो है 1320 से 1325 ईस्वी। ठीक है, 1320 1325, 1320 से 1325 ईस्वी। ठीक है, मतलब लगभग 5 साल इसने शासन किया। ठीक है, तो तुगलक वंश का संस्थापक है और इसने खुद मुकद्दम चौधरी ये मध्यस्थ हैं। अलाउद्दीन ने इन मध्यस्थों का अंत किया था। इसने इन मध्यस्थों के पुराने अधिकार को पुनः वापस कर दिया। ठीक है, अलाउद्दीन ने जो इन मध्यस्थों का अंत किया था, उनके पुराने अधिकारों को इसने क्या कर दिया, गयासुद्दीन ने वापस कर दिया। दिल्ली का पहला सुल्तान है गयासुद्दीन, जिसने नहर निर्माण और डाक व्यवस्था आरंभ की। ये ध्यान रखना, सिंचाई के लिए नहर निर्माण कराया, साथ ही
पानी पीने की आवश्यकता, राजधानी में पानी पीने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नहर निर्माण किया, डाक व्यवस्था आरंभ किया। ठीक है, इसका जो है सूफी संत हैं निजामुद्दीन औलिया, उनसे विवाद हो गया था, और इस विवाद के उपरांत औलिया ने एक बार कहा गयासुद्दीन तुगलक को कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ था, मतलब दिल्ली अभी दूर है। दरअसल जो सूफी संत हैं निजामुद्दीन औलिया, वो राजधानी में है, गीत संगीत अपना चल रहा है, और इसी क्रम में गयासुद्दीन तुगलक ने उनसे कहा कि आप गीत संगीत कार्यक्रम समारोह न करें और राजधानी से चले जाएं। तभी जो है निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्थ है, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, और फिर बंगाल अभियान से ये लौट रहे थे, और अफगानपुरी एक जगह है, अफगानपुर में एक इनके जो पुत्र हैं, बड़े पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने मोहम्मद अयाज के माध्यम से, अहमद अयाज के माध्यम से अफगानपुर में एक महल बनवाया था लकड़ी का, और वहाँ पे किसी तरीके से हाथियों ने, शायद वहाँ हाथियों का खेल हो रहा था और धक्का लग गया और वो महल गिर गया भरभरा कर, और उसी में गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई। ठीक है, मतलब ये दिल्ली नहीं पहुँच पाए। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट जो शासक है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, एक 25-26 साल का इनका अपना कार्यकाल है। एक बुद्धिजीवी शासक था। ठीक है, इन्हें एक बुद्धिजीवी शासक माना जाता है। ठीक है, हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक को भारतीय इतिहास में एक विवादास्पद शासक के रूप में देखा जाता है। विवादास्पद शासक इसलिए कह रहे हैं कि इसकी बहुत सारी नीतियाँ, वो जितनी भी नीतियाँ इसने अपने साम्राज्य में लागू की वो असफल रहीं, और उन्हीं नीतियों के आधार पे जो समकालीन इतिहासकार हैं, चाहे वो बर्नी हों, फरिश्ता हों, उन सब ने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक में शासक में विरोधाभासी गुण है, शासक में पागलपन का अंश विद्यमान है। ठीक है, लेकिन जब बाद में इस पर रिसर्च हुआ तो देखा गया कि नहीं, शासक की जो नीतियां थी वो बहुत ही प्रगतिशील थीं। वो अलग बात है कि तात्कालिक समय में वो इतनी प्रभावी नहीं हो पाई। ठीक है, और वो विफल रहीं। तो इस तरीके से एक बुद्धिजीवी शासक के रूप में इसे माना जाता है। हिंदुओं के त्यौहार होली, दीपावली, हिंदुओं के ये दो बड़े त्यौहार हैं माने जाते हैं, होली और दिवाली, इसमें ये शामिल होता था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, आगे चलें। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की परियोजनाएं, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें पहला दोआब में कर वृद्धि है। ठीक है, राज्य की आय को बढ़ाने के लिए उसने दोआब में कर वृद्धि की। बर्नी के अनुसार ये जो कर वृद्धि थी वो 10 से 20 गुना की गई। वहीं फरिश्ता के अनुसार ये कर वृद्धि 3 से 4 गुना की गई। ठीक है, बर्नी समकालीन है, मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन इतिहासकार बर्नी है। ठीक है, तो उसने भी बहुत सारा विवरण अपने समय का लिखा है। चूंकि बर्नी एक कट्टर मुसलमान है और मोहम्मद बिन तुगलक की जो नीतियां हैं वो प्रगतिशील हैं, इसलिए बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत आलोचनाएं लिखी हैं। ठीक है, तो बर्नी के अनुसार दोआब में जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कर वृद्धि की गई थी वो 10 से 20 गुना की गई थी, जबकि फरिश्ता कहता है कि नहीं, वो कर वृद्धि 3 से 4 गुना की गई थी। ठीक है, कुल मिलाकर ये योजना विफल रही। तो योजना विफल क्यों रही? क्योंकि जिस समय ये दोआब में कर वृद्धि की गई थी उस समय वहाँ अकाल पड़ा था, और अकाल पड़ने की वजह से वहाँ महामारी फैल गई थी, और जिसके कारण वहाँ की जनता ने इस योजना का क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इस योजना का विरोध किया और विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो पहला है दोआब में कर वृद्धि। तो दोआब में कर वृद्धि जो है, इसकी योजना ये विफल रही। ठीक है, योजना मतलब जब कर वृद्धि की गई थी तो उस समय अकाल पड़ा था, और अकाल के कारण महामारी फैल गई थी, जिससे कि जनता को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उसी समय दोआब में कर वृद्धि की गई, जिसका जनता ने विरोध किया और विद्रोह कर दिया। चले आगे। तो इस तरीके से ये हो गया। आगे चले। नेक्स्ट है राजधानी परिवर्तन। दरअसल मोहम्मद तुगलक के अंतर्गत एक विशाल क्षेत्र शामिल हो गया था। ठीक है,
जो उत्तर भारत में दिल्ली से लेके दौलताबाद तक, ठीक है, एक विस्तृत क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल था। तो इस विस्तृत क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी परिवर्तन का निर्णय लिया, क्योंकि अब इसका जो विस्तार था वो दक्षिण भारत तक था, समझ रहे हैं। तो उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी, और देवगिरी का नाम उसने दौलताबाद रखा, वहां पे जो है स्थानांतरित कर दिया। जिस समय राजधानी का स्थानांतरण हो रहा था दिल्ली से, उस समय भी इसकी बहुत सारी आलोचनाएं की गई, क्योंकि जो राजधानी परिवर्तन का निर्णय था वो ग्रीष्म ऋतु में लिया गया, जिसमें बहुत सारे लोग मर गए, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। इस आधार पर भी इसकी गंभीर आलोचना की जाती है। और अंत में जब ये दक्षिण चला गया तो उत्तर में विद्रोह होने लगे, तो फिर इसने जो है स्थिति को देखते हुए पुनः दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की। तो इस तरीके से भी इसकी योजनाएं, ये भी योजना विफल रही, ठीक है। तो राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दी गई, ठीक है। 1327 की घटना है। दिल्ली में जो राजधानी थी उसको स्थानांतरित करके देवगिरी किया गया, ताकि क्षेत्र दक्षिण के क्षेत्रों पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। और देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा इसने, ठीक है। तो राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित हुई, ठीक है। देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। यात्रा की कठिनाई और गर्मी से बहुत लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है, क्योंकि ये राजधानी जो परिवर्तन था, प्रवास था, वो ग्रीष्म ऋतु में किया जा रहा था, ठीक है। तो इससे बहुत सारे लोगों को कठिनाई हुई और बहुत लोगों की मृत्यु हो गई, और ये योजना भी कुल मिलाकर विफल रही, ठीक है। तो दूसरा योजना राजधानी परिवर्तन, दूसरी परियोजना भी उसकी विफल रही, ठीक है। नेक्स्ट है सांकेतिक मुद्रा का चलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। 1329-30 ईस्वी की घटना है। दरअसल मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विश्व में चांदी की कमी हो गई थी, समझ रहे हैं। और इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की, कांसे की मुद्रा जो है, तांबे की मुद्रा चलाने का निर्णय लिया, ठीक है। कांसे की मुद्रा चलाने का निर्णय लिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि कांसा, तांबा और टिन को मिला के बनता है, जानते ही है ना। हाँ, तो इससे जो है एक भ्रष्टाचार फैला, और उस कांसे की मुद्रा का जो कीमत था वो चांदी की मुद्रा के बराबर रखा गया, ठीक है। तो इससे जो है पूरी अर्थव्यवस्था क्या हो गई, क्लोज्ड हो गई। भाई सब लोग मुद्रा छापने लगी, और बहुत ज़्यादा एक फेक करेंसी आ गई मार्केट में, तो जिससे इन्फ्लेशन बढ़ा, समझ रहे हैं, और उससे एक जो पूरी अर्थव्यवस्था थी वो डंप कर गई, ठीक है। तो ये भी जो उसकी नीति थी असफल रही। हालांकि ये पहला शासक नहीं था जिसने सांकेतिक मुद्रा की नीति का अनुसरण किया था। इसके पहले भी बहुत सारे शासक हैं, जैसे चीन में कुबलई खां हैं, उसने सांकेतिक मुद्रा, कागज की मुद्रा चलाया, जो कि खासा सफल रही। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की ये नीतियां पूर्णतः असफल रही, समझ रहे हैं। यानी सांकेतिक मुद्रा की नीति पूर्णतः असफल रही, जिसके लिए केवल मोहम्मद बिन तुगलक भी उत्तरदायी नहीं है, उस समय की जनता, उस समय की परिस्थितियां भी ठीक ठाक उत्तरदायी हैं, ठीक है। तो 14वीं सदी में विश्व में चांदी की कमी हो गई थी, ठीक है। जो ये टाइम पीरियड है, वर्ल्ड में चांदी की इस समय कमी हो गई थी। सुल्तान ने चांदी की कमी को देखते हुए सांकेतिक मुद्रा अर्थात कांसे का सिक्का चलाने का निर्णय लिया। लेकिन यही एक गलती कर रहा है कि उस सिक्के का जो मूल्य है वो चांदी के टंके के बराबर रखा, चांदी के जो टंका था उसके बराबर रखा, जिससे कि अब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार, लोग मुद्रा छापने लगे। बर्नी तो ने तो यहाँ तक लिखा है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया है, समझ रहे हैं। तो कुल मिला के ये योजना भी विफल रही, और फिर इस आधार पर भी उसकी जो है गंभीर आलोचना की गई, और उस समय की अर्थव्यवस्था भी क्या हुआ, बाधित हुई, ठीक है। आगे देखें तो नेक्स्ट हमारा है, ये है खुरासान, कराची या खुरासान अभियान, ठीक है। कराची या खुरासान अभियान, ठीक है। अब देखिए, दरअसल ये अभियान हिमालयी क्षेत्र कुमाऊं के पहाड़ी में आरंभ किया गया था, ठीक है। शुरुआत में इस अभियान के अंतर्गत सफलता मिली, लेकिन बाद में दिल्ली की सेना जो थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने इस अभियान के अंतर्गत, अभियान के लिए जो सेना बनाई थी, वो कठिनाई भरे प्रदेशों में बहुत दूर तक आगे निकल चली गई, समझ रहे हैं।
जंगल बर्फीले क्षेत्र में वो चली गई, जहां भारी विपत्ति में वो फंस गई, और कहा जाता है कि 10,000 सेना में से केवल 10 लोग वापस लौटे। तो कराची अभियान भी क्या था, असफल हो गया। तो इस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक की जो नीतियां थी वो असफल हो रही। ठीक है, एक अन्य है कृषि में सुधार। तो कृषि में सुधार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दीवान कोही विभाग की स्थापना की गई। दीवान कोही जो था वो कृषि से संबंधित, कृषि में सुधार के लिए एक विभाग था, दीवान कोही कृषि विभाग। ये एक कृषि से संबंधित विभाग था। तो कृषि में सुधार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दीवान कोही नामक विभाग की स्थापना की गई। इसमें जो है सुंदर ऋण की व्यवस्था की गई, यानी कि किसानों को बीज के लिए, पशुओं के लिए अग्रिम ऋण की व्यवस्था इसमें की गई। ठीक है, कि उनको दिया जाएगा जिससे कि खेती आदि का विकास होगा। ठीक है, तो लेकिन इसमें भी जो है कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, किसानों की उदासीनता, भूमि का अच्छा न होना, समय की कमी योजना की असफलता के कारण बने। ठीक है, तो ये भी योजना असफल रही। यानी सुल्तान का मानना था कि ऐसे क्षेत्रों में भी कृषि किया जाए जहां की कृषि नहीं हो रही है। कृषि के लिए उसने इस व्यवस्था के लिए दीवान कोही नामक विभाग स्थापित किया। उसका मानना था कि उन क्षेत्रों में कृषि के लिए, जो जहां कृषि नहीं हो रही है, उन क्षेत्रों को भी हमें कृषि करना चाहिए। उसके लिए किसानों को अग्रिम ऋण दिया जाए, जिसे सुंदर कह रहे हैं, बीज के लिए दिया जाए, पशुओं के लिए दिया जाए, ताकि उन क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र का विस्तार हो और राज्य की आमदनी बढ़े। लेकिन हुआ ये कि कर्मचारियों का भ्रष्टाचार, ठीक है, फिर भूमि का अच्छा ना होना, ऐसे भूमि का चयन किया गया जो पूर्णतः बंजर था, जिसमें कोई उत्पादन ही नहीं हो सकता था। किसानों की भी उसमें रुचि नहीं थी, किसानों की उदासीनता, ठीक है, समय की कमी, कुल मिला के ये योजना भी पूरी तरीके से विफल रही। ठीक है, तो इस आधार पर इस तरह मोहम्मद बिन तुगलक की जितनी भी नीतियां थीं वो क्या रहीं, असफल रहीं। और इन्हीं नीतियों के आधार पर कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थीं, इसी आधार पे उसका जो मूल्यांकन किया जाता है, उसमें कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक में विरोधाभासी गुण थे, मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का अंश विद्यमान था, क्योंकि उसने जो नीतियां अपनाई अपने क्षेत्र में, उससे जो है वो सफल नहीं रही, पूर्णतः विफल रही। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब बाद में हम इन नीतियों की समीक्षा करते हैं तो पाते हैं कि ये नीतियां बहुत ही प्रगतिशील थीं, लेकिन उस समय की जनता इसके लिए शायद तैयार नहीं थी। अब जैसे कृषि के विकास की ही में देखें, हम कृषि में सुधार के लिए ही देखें, तो भाई जो अनुपजाऊ क्षेत्र है, जहाँ पे कृषि नहीं हो रही है, अगर ऐसे क्षेत्रों का चयन किया जाता जहाँ की भूमि अच्छी है, खेती नहीं हो रही है, ऐसी भूमि का चयन किया जाता जहाँ की भूमि अच्छी है लेकिन खेती नहीं हो रही है, उसके विकास के लिए अगर प्रयास किया जाता, किसानों द्वारा रुचि दिखाई गई होती, तो निश्चित रूप से राज्य की आय बढ़ती। सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला ये कोई पहला शासक नहीं था। ठीक है, तो जनता भी इसके लिए, जनता का भी उसके प्रति ठीक ठाक उत्तरदायित्व था। ठीक है, तो अब आगे चलें। अब आगे जो महत्वपूर्ण है कि दिल्ली सल्तनत का पतन और विघटन। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का पतन तो शुरू हो चुका था मोहम्मद तुगलक के ही समय में। उसके समय में बहुत सारा विद्रोह हुआ, बहुत लोगों ने, और उसी के समय में दक्षिण भारत के अंतर्गत आप देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होगी, बहमनी साम्राज्य की स्थापना होगी। तो विघटन की जो प्रक्रिया है वो मोहम्मद तुगलक के समय में ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन फिरोज तुगलक भी उस विघटन को रोक नहीं पाया और अंततः दिल्ली सल्तनत का जो है पतन हो जाता है। ठीक है, तो फिरोज तुगलक और उसके उत्तराधिकारी। ठीक है, तो मोहम्मद तुगलक के काल में अनेक विद्रोह हुए, क्योंकि उसका एक बड़ा साम्राज्य था उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक। उसने इन विद्रोहों के समाधान के लिए उचित कदम भी उठाए, राजधानी परिवर्तन की, ताकि दक्षिण भारतीय क्षेत्रों पर भी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। लेकिन कुल मिला के वो जो है उसकी योजनाएं सफल नहीं रही। इनमें से दक्षिण जो विद्रोह मोहम्मद तुगलक के समय में हुए, उनमें दक्षिण भारत का विद्रोह सबसे गंभीर था। यानी दक्षिण भारत के अंतर्गत जो विद्रोह हुआ वो सबसे गंभीर था, वो साम्राज्य के लिए चुनौती था। समझ रहे हैं? सुल्तान तत्काल प्रभाव से दक्षिण भारत पहुंचा। कुछ समय के पश्चात क्या हुआ कि जो सेना सुल्तान लेके था, चूंकि उत्तर भारत दक्षिण भारत कहीं ना कहीं विद्रोह लगे रहते थे, तो सेना भी थक गई थी। और संयोग देखिए कि दक्षिण भारत में सेना में प्लेग फैल गया,
और इस प्लेग में कम से कम 2/3 सैनिक मर गए। ठीक है, इससे क्या हुआ, सेना में गंभीर असंतोष आया। समझ रहे हैं, 2/3 सैनिक मर खप गए। तो ये एक विद्रोह भी प्रमुख कारण है, मतलब ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही साम्राज्य में जो विघटन का कारण बना। नेक्स्ट, मोहम्मद तुगलक की नीतियों से अमीरों और सेना में गहरा असंतोष फैला। उलेमाओं और सूफी संतों से भी उसका टकराव हुआ। समझ रहे, मतलब अब वो मोहम्मद बिन तुगलक को देखेंगे तो हिंदुओं त्योहार में भी भाग ले रहा है, दिवाली में भी भाग ले रहा है, होली में भी भाग ले रहा है, हिंदुओं के त्योहारों में भी वो रुचि ले रहा है। मतलब उसने जो समझा इन चीज़ों को, हिंदुओं को भी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति दे रहा है। तो उससे जो है, जो मुस्लिम संरचना है, तो जो मुस्लिम अधिकारी वर्ग हैं, अमीर हैं, सैनिक हैं, ठीक है, उलेमा हैं, सूफी हैं, इन सब में क्या हुआ, असंतोष आया। ठीक है, फिरोज ने इन समस्या को रोकने के लिए अमीरों, सेना और उलेमाओं के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। ठीक है, और इस तुष्टीकरण की नीति ने कहीं ना कहीं साम्राज्य के ढांचा को, उसने तो तात्कालिक समाधान के रूप में इसे लागू किया। अमीरों, सेना और उलेमाओं जो असंतोष था मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से, उसके समाधान के रूप में फिरोज तुगलक ने इनके प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। लेकिन इसने कहीं ना कहीं साम्राज्य के विघटन, साम्राज्य के पतन को ही तीव्र किया। समझ रहे हैं, तात्कालिक समस्या के समाधान तो छोड़िए, इसने साम्राज्य की संरचना को ही ध्वस्त कर दिया। समझ रहे हैं, तो आगे देखें कि क्या तुष्टीकरण की नीति है उसकी। अब देखिए अमीरों के प्रति, तो अमीरों के प्रति उसने क्या किया कि जो इक्ता व्यवस्था है उसको वंशानुगत कर दिया फिरोज तुगलक ने। फिरोज ने आदेश दिया कि किसी अमीर की मृत्यु के पश्चात उसका इक्ता उसके पुत्र को स्थानांतरित कर दिया जाए, पुत्र न हो तो उसके दामाद, और दामाद न हो तो उसके गुलाम। समझ रहे हैं, मतलब इक्ता को उसने वंशानुगत कर दिया। ठीक है, कि अगर कोई अमीर की मृत्यु हो जा रही है तो वो इक्ता उस अमीर के पुत्र को उत्तराधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया जाए। अगर उसका पुत्र नहीं है तो वो इक्ता उसके दामाद को स्थानांतरित कर दिया जाए। अगर दामाद भी न हो तो वो इक्ता उसके गुलाम को स्थानांतरित। मतलब कहने का मतलब है कि इक्ता प्रथा को क्या किया उसने, वंशानुगत बना दिया। दूसरी बात, इक्ता से जो आय प्राप्त हो रही है, प्राप्त होने वाले आय का हिसाब किताब करते समय बकाया पाए जाने पर संबंधित अमीर और उनके अमलों, ठीक है, मतलब जो उनके कर्मचारी हैं, संबंधित अमीर और उनके अमलों को यातना देने का रिवाज समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इस बात को समझिएगा। इक्ता से जो आय प्राप्त हो रही है, ठीक है, उसका हिसाब किताब करते समय बकाया अगर है, क्योंकि ये निश्चित करना था कि जो आय प्राप्त हो रही है वो केंद्रीय खजाने में, जो खर्च है उसके बाद केंद्रीय खजाने में जमा किया जाए। लेकिन अगर किसी तरीके का बकाया प्राप्त मिल रहा है, बकाया, तो ऐसी स्थिति में दंड देने के बजाय उनको माफ कर दिया जाए। ठीक है, तो ये अमीरों के प्रति अपनाई गई तुष्टीकरण की नीति थी। अमीरों के प्रति तुष्टीकरण की नीति। ठीक है, इसी तरीके से सेना में भी जो वंशानुगतता का सिद्धांत है उसका विस्तार सेना में भी किया गया। फिरोज तुगलक ने इस वंशानुगतता के सिद्धांत को फिरोज ने सेना पर भी लागू किया। समझ रहे हैं, सेना में उसने अपनी गलत नेकी का और उदारता का उदाहरण पेश करते हुए एक बार खुद सुल्तान ने, मतलब फिरोज तुगलक ने, एक सिपाही को घोड़ों का हिसाब रखने वाले किरानी को घूस देने के लिए पैसा दिया। देखिए होता क्या है, ये जो किरानी है ना, वो घोड़ों आदि का हिसाब रखते थे ताकि कोई, मतलब उसमें सेना की गुणवत्ता या सैनिकों की गुणवत्ता न प्रभावित हो। समझ रहे हैं, घोड़ों की बेहतर घोड़े हों, इस तरह के। तो किरानी जो होते थे वो उनका जो है विवरण रखते थे।
लेकिन एक बार उसने खुद एक सिपाही को घूस दिया अपने जो है घोड़ों को उत्तीर्ण कराने के लिए, ठीक है। तो सेना में वंशानुगतता और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित किया किसने? फिरोज तुगलक ने, ठीक है। फिरोज ने खुद को सच्चा मुसलमान शासक घोषित किया और राज्य को विशुद्ध इस्लामी राज्य घोषित करके उलेमाओं को खुश करने की कोशिश की। तो इस तरीके से उसने अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग तुष्टीकरण की नीति अपनाई। ये उलेमाओं के प्रति नीति, उलेमाओं को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की नीति, ठीक है। तो अमीरों, सेना और उलेमा, इनको खुश करने के लिए फिरोज तुगलक ने तुष्टीकरण की नीति का सहारा लिया, ठीक है। उसने जो है अलग अलग अमीरों के लिए अलग, सेना के लिए अलग और उलेमा धार्मिक वर्ग के लिए अलग नीति का अनुसरण किया, ठीक है। आगे चलें। उसने मुसलमान स्त्रियों को इबादत करने और मन्नतें मानने के लिए पीरों की मज़ारों पर जाने पर, जो पीरों की मज़ारों पर जाने का रिवाज था, उस पर रोक लगा दी। दरअसल फिरोज तुगलक का मानना था कि ऐसा करने से वहाँ पे उनके प्रति मतलब जो उनका दृष्टिकोण है वो ठीक नहीं होता। जब वहाँ पीर पे जाते हैं, मज़ार पे महिलाएं जाती हैं, तो उनके साथ जो है अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता, उनको लोग गलत निगाह से देखते हैं, तो उनको पीरों की मज़ारों पर जाने से रोक दिया, ठीक है। आगे फिरोज ने जजिया को एक अलग टैक्स के रूप में इसने स्थापित किया। समझिए इस बात को। जजिया क्या है? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर है। जजिया जो है भू राजस्व के रूप में लिया जाता था, लेकिन फिरोज ने इसे एक अलग टैक्स के रूप में बना दिया, इसको अलग से वसूला और इस जजिया को ब्राह्मणों पर भी आरोपित किया, क्योंकि फिरोज के पहले जो जजिया होता था उससे जजिया, इससे जो है बच्चे, अपंग, स्त्री, ब्राह्मण, इन्हें मुक्त रखा गया था। लेकिन फिरोज ने ब्राह्मणों से भी जजिया ब्राह्मणों पर भी आरोपित किया। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया आरोपित किया, पर भी जजिया कर आरोपित किया। क्लियर है? क्लियर? तो इस तरीके से उसने जजिया का एक अलग टैक्स के रूप में स्थापित किया और उसे जो है ब्राह्मणों पर भी लगाया, ठीक है। अपनी धार्मिक कट्टरता के चलते उसने एक ब्राह्मण को मुसलमानों को धर्मोपदेश देने के लिए क्रम में जिंदा जला दिया था। समझ रहे हैं? तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो खुद एक हिंदू माँ से उत्पन्न था फिरोज तुगलक, और उसे अपने खुद के लिए वैधानिकता प्राप्त करनी थी। तो इसलिए उसने अपने आप को कट्टर मुसलमान दिखाने के लिए एक ब्राह्मण को केवल इसलिए जिंदा जला दिया कि उसने एक मुसलमान को धर्मोपदेश दे रहा था, अपने धर्म के बारे में बता रहा था, धार्मिक उपदेश दे रहा था, इसलिए उसने जिंदा जला दिया। इस्लामी सिद्धांतों का पालन करते हुए उसने राजमहल की दीवारों पर बने हुए सुंदर चित्रों को मिटवा दिया। दरअसल उसने शरीयत के अनुसार शासन करने का योजना बनाई, यानी शरीयत के अनुसार वो शासन कर रहा था। इस्लाम में जो चित्रकारी थी वो प्रतिबंधित है, तो इसलिए अपने को वो इस्लाम के मतलब अनुसार या कट्टर मुसलमान दिखाने का प्रयास किया, और इस क्रम में उसने जो दीवारों पर सुंदर चित्र बने थे उनको भी मिटवा दिया। राजमहल की दीवारों पर जो चित्रकारियां की गई थी उसको भी उसने मिटवा दिया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। आगे चलें। अब देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के कल्याणकारी कार्य। चूंकि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक पहला शासक है जिसने
बहुत सारे कल्याणकारी कदम उठाए, समझ रहे हैं। ये मध्यकाल में एक ठीक है कि उसमें कुछ धार्मिक कट्टरता थी, उसने अपने धर्म को आवश्यकता से अधिक कट्टरता उसे दिखानी पड़ी, हो सकता है कि वो समय की आवश्यकता रही, लेकिन इस कार्य के लिए वो प्रशंसा का पात्र भी माना जाता है, ठीक है। तो इसने जो है चोरी के अपराध के लिए जो कठोर दंड दिए जाते थे, जैसे हाथ पैर नाक कान काटने की जो अमानवीय प्रथा थी, उसको अमानवीय सजाओं को समाप्त कर दिया, ठीक है, पहला। दूसरा, गरीबों का मुफ्त इलाज के लिए उसने अस्पताल बनवाए, ठीक है। अस्पताल किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। कोतवालों को बेरोजगार लोगों की सूची तैयार करने के लिए आदेश दिया। गरीब लड़कियों की शादी के लिए पैसे दिए, ठीक है। अलग अलग इसके लिए विभाग भी बनवाए और उनके लिए अनुदान भी दिया, ठीक है। तो गरीबों का मुफ्त इलाज कराने के लिए उसने अस्पताल बनवाया। कोतवालों को बेरोजगार लोगों की सूची तैयार करने के लिए जो है आदेश दिया। गरीब लड़कियों की शादी के लिए उसने पैसे दिए, दहेज के लिए जो आवश्यक धन होता था उसको भी उसने दिया, ठीक है। इसने पहला सुल्तान है फिरोज तुगलक जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया, ठीक है। इसके लिए उसने कदम उठाया ताकि हिंदू आचार विचार को अच्छी तरह से समझा जा सके। तो मध्यकाल के अंतर्गत आप देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक पहला मुस्लिम शासक है जिसने जो भारतीय धर्म ग्रंथ हैं उनको जो है अनुवाद करने का प्रयास किया, संस्कृत से फारसी में उसका अनुवाद कराया, और ताकि हिंदू आचार विचारों को अच्छी तरीके से समझा जा सके, ठीक है। संगीत, आयुर्वेद, गणित के ग्रंथों का उसके शासनकाल में संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया, ठीक है। तो इसके ये कल्याणकारी कार्यों को ध्यान में रखना है, ठीक है, कि उसने जो है चोरी के जो कठोर दंड की प्रक्रिया थी उसको जो है समाप्त किया। जैसे चोरी के अपराध के बदले हाथ पैर नाक कान ये काट लिए जाने जैसे दंड दिए जाते थे, तो उसको इसने समाप्त किया। गरीबों का मुफ्त इलाज करने के लिए अस्पताल बनवाया। बेरोजगारों की सूची तैयार करने का आदेश दिया। गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए दहेज के पैसे दिए उसने। और पहला सुल्तान है जिसने जो है हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करने का प्रयास किया ताकि हिंदू आचार विचार को अच्छी तरीके से समझा जा सके, ठीक है। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि संगीत, आयुर्वेद और गणित के कई ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद भी होता है, ठीक है। अब देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के आर्थिक सुधार, ठीक है। तो आर्थिक सुधार की अगर हम बात करें तो इसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, पहला। मतलब सड़कें बनाना, सराय बनवाना, नहरों का विकास करने के लिए लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई बाकायदा। दूसरा, अपने साम्राज्य में इसने जो है नहरों के विकास के लिए काम किया। पुराने नहरों की मरम्मत करवाई, कुछ नए नहरों का भी निर्माण कराया, कई नई नहरें खुदवाई, ठीक है, ताकि सिंचाई की सुविधा और पेयजल की आवश्यकता। नहरों के विकास का जो उद्देश्य है वो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। दूसरा, पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। सिंचाई की सुविधा और पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने जो है पुराने नहरों की मरम्मत करी, नए नहरों का उसने विकास किया, ठीक है। सबसे बड़ी जो नहर है वो 200 किलोमीटर लंबी थी जो सतलज से निकलकर हांसी तक जाती थी, ठीक है, सतलज से निकलकर हांसी तक जाती थी। ये 200 किलोमीटर सबसे लंबी नहर थी। उसने एक गुलाम विभाग का भी गठन किया, ये ध्यान रखना। फिरोज तुगलक ने एक गुलाम विभाग का भी गठन किया और फिर अपने साम्राज्य के अंतर्गत जो 1,80,000 गुलाम थे उनको विभिन्न दस्तकारियों का प्रशिक्षण दिलाकर साम्राज्य भर के शाही कारखानों में नियुक्त किया, ठीक है।
तो ये भी उसका एक महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है, एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक के समय के ये जो कल्याणकारी कार्य हैं वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण जो है माने जाते हैं कि जिस समय एक कट्टरता दिखाया जा रहा है, धार्मिक कट्टरता की भाव दिखाए जा रहे हैं, वैसे समय में ऐसे कल्याणकारी कार्य निश्चित रूप से प्रशंसनीय थे। ठीक है, अब देखते हैं साम्राज्य का पतन। तो साम्राज्य का पतन मतलब सल्तनत के साम्राज्य का पतन या विघटन हुआ, जिसका प्रमुख कारण अयोग्य उत्तराधिकारी थे। यानी आगे के जो हुए शासक हुए उन्होंने वो उतने योग्य नहीं थे कि साम्राज्य को एक व्यवस्था के अंतर्गत जो है बनाए रख सके। तो अयोग्य उत्तराधिकारी पहला। दूसरा है अमीरों की महत्वाकांक्षा। जैसे हम दक्षिण भारत में देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर और बहमनी जो है साम्राज्य अस्तित्व में आता है। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा किया गया था। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के रूप में प्रशासन पढ़ने के बाद, सल्तनत कालीन प्रशासन पढ़ने के बाद हम फिर देखेंगे कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में भी पढ़ेंगे। हसन गंगू नामक एक विदेशी अमीर है, इसने जो है दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य, एक मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना किया। तो अमीरों की महत्वाकांक्षा ने भी साम्राज्य के विघटन को प्रोत्साहित किया। और फिर आगे चल के 1398 ईस्वी में तैमूर का भारत पर आक्रमण होता है और इसने कहीं न कहीं सल्तनत के विघटन को और तीव्र कर दिया, क्योंकि तैमूर के आक्रमण ने सल्तनत के अधीन व्यवस्था को सल्तनतकालीन साम्राज्य का छिन्न भिन्न कर दिया और फिर सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक का कार्यक्रम था। आगे की क्लास में हम जो है देखेंगे कि किस तरीके से सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, फिर सल्तनत कालीन जो है आर्थिक सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।